तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। आप सेक्शन 26 देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। इसको हम अलग से पढ़ लेंगे। कैसे सूट जब इंस्टीट्यूट होता है तो कैसे ये बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के थ्रू इंस्टीट्यूट होता है। जब भी आप कोर्ट में सूट दायर करते हैं तो एक प्लेंट आप प्लेंटिफ हो, आपको इशू हो, आप वादी हो, योर राइट्स हैज बीन इन्फ्रिंज्ड, सो ऑब्वियसली यू आर एग्रीव्ड पार्टी. So ultimately you are going to complain to the court, or you may say you are going to file a plaint, or in the language of CPC you may say that you are going to institute a suit. तो आप जाहिर प्लेंट फाइल करके करते हो। तो इससे संबंधित हम ऑर्डर भी समझेंगे। ऑर्डर 6 है इससे रिगार्डिंग, ऑर्डर 5 देख लेंगे, है ना। सारी चीजें कैसे सूट को इंस्टीट्यूट करते हैं, कैसे प्लेंट को प्रेजेंट करते हैं, सूट का मतलब क्या होता है ना, कैसे प्रोसीडिंग से स्टार्ट होता है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। अभी के लिए 26 हम लोग होल्ड पे रखते हैं। तो जो आज की क्लास हमारी ये है, इसमें बेसिकली हम लोग सम्मन्स एंड डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करेंगे। समझते हैं कि सम्मन एंड डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे। और चूंकि मैं साथ साथ बताता चलूं, आप लिख भी सकते हैं सेक्शन में कि आपको पहले भी बताया जा चुका था जब फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुई थी कि जो प्रोसीजर ये सीपीसी है, इसमें जो हम लोग अभी सेक्शंस पढ़ रहे हैं, सेक्शंस वाइज हम लोग पढ़ेंगे 158 जो भी जितने भी सेक्शंस है। उसके बाद हम लोग ऑर्डर पढ़ेंगे। ऑर्डर में सेक्शन को इलेबोरेट किया, एक प्रोसीजर बताया। अभी तो हम लोग सिर्फ ठीक है एक सब्सटेंटिव पार्ट पढ़ रहे हैं कि ऐसे हुआ तो ऐसे ही, ऐसे इसको होता है, ये इसका मतलब ये होता है। लेकिन जो ऑर्डर हम पढ़ेंगे एक पूरा फुल प्रोसीजर पढ़ेंगे। रहा है आपको 27 में नो डाउट सेक्शन का सम्मन का मतलब बताया जा रहा है। लेकिन ऑर्डर में कैसे सम्मन इशू होगा, सूट फाइल करने के कितने दिन बाद सम्मन इशू होता है, तो सम्मन इशू हो जाएगा तो नहीं अपीयर होता प्लेंटिव तो फिर क्या होगा, कितना फाइन लग जाएगा, सम्मन करने के तरीके क्या क्या है, जिसको सम्मन इशू किया जा रहा है उसके हाथ में दिया जाएगा या स्पीड पोस्ट कर दिया जाएगा या उसको मेल कर दिया जाएगा या उसको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा या उसके घर के बाहर चस्पा कर दिया जाएगा। घर के बाहर चस्पा कर दिया गया, वो नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा, वो भाग गया घर बंद करके तो क्या होगा। ये सब पूरा प्रोसीजर, फुल प्रोसीजर आप पढ़ेंगे सीपीसी में, तो वो ऑर्डर में है। तो सम्मन हम आपको सेक्शन में भी पढ़ा दे रहे हैं और इसके बाद हम टाइम टू टाइम इसी के साथ ऑर्डर भी पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा सेक्शन 158 तक फिर मैं ऑर्डर पे आऊंगा, शेड्यूल 1 में ऑर्डर 1 2 3 ऐसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हम जो रिलेटेड चीजें हैं, रिलेटेड टॉपिक है, उसको साथ साथ लेके चलेंगे। अभी हम सम्मन का मतलब पढ़े तो सम्मन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है ऑर्डर में, ऑर्डर को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपके पास सम्मन से रिलेटेड 2 ऑर्डर हैं, ऑर्डर 5 एक, ऑर्डर 16। ऑर्डर 5 बात करता है जब हम डिफेंडेंट को कोर्ट जो है सम्मन भेजती है, और जब विटनेस को सम्मन भेजा जाता है तो उसको ऑर्डर 16 में डिस्कस किया गया। तो दोनों ऑर्डर हम लोग पढ़ लेंगे। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट सेक्शन जो है 27 से लेकर 29 ये सम्मन्स, इश्यू ऑफ सम्मन से रिलेटेड बात करता है, डिस्कवरी से रिलेटेड बात करता है, कोई डॉक्यूमेंट है उसको डिस्कवर करना है कैसे करेंगे। तो ये सेक्शन 27 से लेकर 29 और उसके बाद ऑर्डर 5 और ऑर्डर 16 ऐसे हम पढ़ेंगे ताकि याद रहे। तो सेक्शन के पास आप लिख भी सकते हैं रेड विथ ऑर्डर 5, रेड विथ ऑर्डर 16 लाइक दिस। अब पहले सबसे पहले हम सम्मन का मतलब समझ लेते हैं। अब आप जानते हैं कि अगर आपको नहीं भी बताया जाए तो आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट द टर्म सम्मन। सम्मन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एक्चुअली कोर्ट ऑफ जस्टिस या कोई कोर्ट इशू करती है किसी भी पर्सन को, ताकि वो कोर्ट में आए, अटेंड करे। और कुछ पर्पस हो सकते हैं, हो सकता है उसके बयान लिए जाएं, हो सकता है एज ए विटनेस उसको बुलाया जा रहा है, हो सकता है सम्मन डिफेंडेंट को इशू किया जा रहा है कि भाई अपने आप आइए जो है। इसलिए अगर एक कोर्ट किसी भी पर्सन को एक डॉक्यूमेंट इशू करती है ताकि वो आए कोर्ट में, उसको कॉल अपॉन करने के लिए अगर वो बुलाती है कोर्ट, तो कॉल अपॉन करने के लिए उस पर्सन को जो भी ठीक है जी। सीआरपीसी में आपको पढ़ाया गया था, मैं थोड़ा सा लिंक कर दे रहा हूँ। सीआरपीसी में आपको वारंट पढ़ाया गया था और सम्मन केस और वारंट केस भी बताया गया था, अगर आपको ध्यान में हो। ये भी हमने बताया था वारंट कब इशू होता है, सम्मन कब इशू होता है, ये भी आपको डिस्कस किया गया था। वारंट केस किसे कहते हैं, सम्मन केस किसे कहते हैं। रिपीट तो नहीं कर सकता मैं, जस्ट आपको रिलेट करके याद दिलाना, रिमाइंड कराना चाहता हूँ। आप देख लेना, पढ़ लेना। अब हम थोड़ा सा इसेंशियल्स के बारे में समझेंगे, और जब हम इसेंशियल की बात करेंगे तो ये आपको सब ऑर्डर में मिलेंगे। फिलहाल के लिए सेक्शन summons to defendants. Where a suit has been duly instituted, a summons may be issued to the defendant to appear and answer the claim, and may be served in manner prescribed on such day not beyond 30 days from the date of the institution of the suit.
ये कहते हैं जब भी सूट कोई ड्यूली इंस्टीट्यूटेड होता है, ड्यूली इंस्टीट्यूटेड मतलब कानूनी तरीके से सही ठीक ठाक से अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, तो एक सम्मन्स जो डिफेंडेंट को इशू किया जा सकता है। किस लिए? टू अपीयर एंड आंसर, to appear and answer the claim, whatever the claim has been made by the plaintiff, made by the party. So उसके ऊपर आंसर देने के लिए ऑब्वियसली बात है कि नेचुरल ऑफ जस्टिस किसे आप कहेंगे, जाहिर सी बात है दूसरी पार्टीज को भी आप बुलाएंगे ना कि आइए भाई फला आदमी ने आपके अगेंस्ट में ये बातें कही है, ये क्लेम उसने लगाया है, ये इल्जाम आप पे लगाया जा रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो बताएंगे ना उसको सेकंड पार्टी को, तो डिफेंडेंट को बताएंगे, तो उसी को बताने के लिए सम्मन इशू होता है कि आप आइए कॉल अपॉन करने के लिए सम्मन इशू होता है। And may be served in manner prescribed. In manner prescribed. Prescribed means what? Prescribed मतलब prescribed by rules. Prescribed मतलब prescribed by order, जो अभी हम ऑर्डर पढ़ेंगे, ऑर्डर 5 पढ़ेंगे, ऑर्डर 16 पढ़ लेंगे, है ना? तो उसके मुताबिक जैसे उससे सर्व किया जाएगा on such day not beyond 30 days from the date of institution of the suit. कब तक सम्मन इशू करने का टाइम होता है? From the date, within 30 days from the date of institution of the suit. जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ, ड्यूली इंस्टीट्यूट हुआ, उसके 30 दिन के अंदर कोर्ट को सम्मन इशू करना होगा डिफेंडेंट को। ठीक है जी, इतना समझ में आया? टाइम रखना है आपको, एक एक टाइम आपको याद होनी चाहिए, सम्मन कितने दिन के अंदर इशू होता है, फिर उसके बाद जब डिफेंडेंट के पास सम्मन आ जाएंगे तो रिटन स्टेटमेंट कितने दिन के अंदर वो देगा कोर्ट में, ये सब सारी चीजें बातें आपको याद होनी चाहिए जहां पे टाइम की बात आ जाए तो। क्या कहता है? सर्विस ऑफ सम्मन्स वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स इन अदर स्टेट। ये भी एक लफड़ा है। अगर मान लिया डिफेंडेंट अदर स्टेट में रहता हो तो क्या होगा? क्या वही कोर्ट जिस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया गया था उसी कोर्ट के पास पावर है कि सम्मन डायरेक्टली वहां पे इशू कर देगी, डायरेक्टली डिफेंडेंट के घर पे, या क्या करेगी? देखते हैं 28 बता रहा है हमें। ये कह रहा है कि ये सम्मन्स में बी सेंट फॉर सर्विस इन अनदर स्टेट टू सच कोर्ट एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स इन फोर्स इन दैट स्टेट। ये कह रहे हैं कि एक सम्मन्स को सर्विस के लिए दूसरे राज्य में ऐसे कोर्ट को भेजा जा सकता है इस तरीके से जैसा कि रूल्स के थ्रू उस स्टेट में फोर्स हो, जो भी रूल्स हैं वहां पे जो लागू है कानून उसके तहत वो उस चीज को फोर्स करवाए, उस चीज को आगे फॉरवर्ड करे। यानी कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली में एक बंदा है डिफेंडेंट है, उसको बुलाना चाहती है इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो ऐसा नहीं है कि सम्मन, ऐसा नहीं है। किस कोर्ट को देगी? आइए समझते हैं आगे। The court to which such summons is sent shall, upon receipt thereof, proceed as if it had been issued by such court, and shall then return the summons to the court of issue together with the record, if any of its proceeding with regard to thereto. अब ये कह रहे हैं कि जिस कोर्ट को सम्मन इशू किया गया है सेंट करने के लिए, सर्विस करने के लिए, वो जैसे इसको पाएगी वैसे आगे प्रोसीड उसी तरीके से करेगी जैसे ये कोर्ट खुद इशू कर रही है सम्मन, और उसके बाद जो भी सम्मन को इशू करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका एक बना जो किया था फर्स्ट इंस्टेंस में। ठीक है। तीसरा, थर्ड सबसेक्शन थर्ड 3, where the language of the summons sent for service in other state is different from the language of the record referred to in subsection 2, a translation of the record in Hindi where the language of the court issuing the summons is Hindi, या Hindi or English where the language of such record is other than Hindi or English, shall also be sent together with the record sent under subsection। ठीक है। मान लिया कि चेन्नई, ये कह रहे हैं कि अगर मान लिया चेन्नई की कोर्ट है, ठीक, और दिल्ली की कोर्ट है, दिल्ली की कोर्ट ने एक बंदा, एक डिफेंडेंट जो चेन्नई में रह रहा है, तो दिल्ली कोर्ट जाहिर सी बात है उस डिफेंडेंट को उसके हाथ में सम्मन नहीं देगी। वो डिफेंडेंट जहां पे रह रहा है उसके जुरिस्डिक्शन में जो कोर्ट है, जिस जुरिस्डिक्शन में वो बंदा रह रहा है उस कोर्ट में सम्मन दिया जाएगा सर्विस करने के लिए। दिल्ली कोर्ट क्या कहेगी चेन्नई वाले उस कोर्ट से कि आप प्लीज इसको इशू कर दो अपने बिहाफ पे उस बंदे को और उसको हमारे पास भिजवाइए। फिर उसके बाद चेन्नई में जो कोर्ट है वो आगे प्रोसीड करेगी, ऐसे ट्रीट करेगी जैसे खुद सम्मन वो सेंड कर रही है, बंदे को पकड़ उकड़ के जो भी है उसके घर भिजवाएगी, जो भी ऑर्डर 5 में देखेंगे हम उसको कैसे इशू होता है, अपना स्पीड पोस्ट से या डाकिया इनका लेकर जाए, कोर्ट का ऑफिशियल लेके जाता है सम्मन, घर के बाहर चिपका देता है, कोई बंदा होता है उसके हाथ में देता है, जैसे भी है प्रोसीजर वो देख लेंगे हम। उसके बाद जो अपना है कि क्या भाई आउटपुट
रिकॉर्ड बना के चेन्नई का कोर्ट जो है उसको देगी दिल्ली के कोर्ट को। तो जाहिर सी बात है चेन्नई में जो लैंग्वेज चलती है तमिल है, जो भी लैंग्वेज है, तो तमिल है ना, तो तमिल उस लैंग्वेज को हिंदी में भी कन्वर्ट, मान लिया दिल्ली में भेज रही है तो हिंदी में कन्वर्ट करेगी। जिस कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट, मान लिया दिल्ली कोर्ट है, मान लिया हिंदी लैंग्वेज चल रही है वहां पे, या इंग्लिश चल रहा है, तो हिंदी इंग्लिश में जो भी वहां लैंग्वेज चल रहा है उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अपने रिकॉर्ड को भेजेगी। ठीक है, ये बोल रहे हैं ये 3। बताना, अच्छा ये the court to which such summon is sent shall upon receipt thereof proceed it with it had been issued by such court। हाँ, ये कह रहे हैं कि जिस कोर्ट को सम्मन इशू किया गया है वो कोर्ट फिर आगे ऐसे ही प्रोसीड करेगी कि जैसे ये कोर्ट खुद सम्मन इशू कर रही है उस डिफेंडेंट को। ठीक है, हालांकि कोर्ट, चेन्नई के कोर्ट में कोई सूट फाइल किया गया था क्या? सूट इंस्टीट्यूट कहाँ किया गया था? दिल्ली कोर्ट में। लेकिन डिफेंडेंट एक्चुअली में पाया गया दिल्ली कोर्ट को, ये लगा डिफेंडेंट ये जो बंदा है तो चेन्नई में रहता है, जाहिर सी बात है कि वो दिल्ली कोर्ट जो है समन भेजेगी उस डिफेंडेंट को, लेकिन उस डिफेंडेंट को डायरेक्टली नहीं भेजती है। वो डिफेंडेंट जहां पे रह रहा है वहां पे जो जुरिसडिक्शन जिस कोर्ट का है उस कोर्ट में समन भेजा जाएगा, ताकि आप इसको आगे इशू करवाइए और आगे आप उसको इसके ऊपर क्या आपने प्रोसीड किया, क्या रिकॉर्ड बना के फिर उसके बाद चेन्नई कोर्ट देगी दिल्ली कोर्ट को। ठीक है, ये है सब सेक्शन 2 लविश। आगे समझ में 29 देख लेते हैं। जी मनप्रीत बताइए। 29 में ये कह रहे हैं कि सर्विस ऑफ फॉरेन समन्सेस, ये भी इशू है, ये भी बड़ी बात है भाई, कोई फॉरेन में करना है तो कैसे होगा। ये कह रहे समन्सेस एंड अदर प्रोसेसेस इशूड बाय एनी सिविल और रेवेन्यू कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू विच द प्रोविजन ऑफ दिस कोड डू नॉट एक्सटेंड, या सिविल या रेवेन्यू कोर्ट established or continued by the authority of central government outside India, या कोई अदर सिविल कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट है जो भारत के बाहर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट has by notification in the official gazette declared the provision of this section to apply may be sent to the courts in the territories in which this code extend and served as if they were summonses issued by such court. Other processes issued by any civil, यानी कि मान लिया कोई सिविल कोर्ट है या रेवेन्यू कोर्ट है जो भारत में ही है, लेकिन जो सीपीसी का प्रोविजंस है उस पे एप्लीकेबल नहीं है। अब इसके लिए सबसेक्शन 1 आपको ध्यान में आ रहा होगा, नागालैंड है, ठीक है, ट्राइबल एरियाज हैं। हमने देख लिया था कि पूरे भारत में तो है सीपीसी एप्लीकेबल, एक्सटेंड होता है, कश्मीर में भी एक्सटेंड होता है अभी, लेकिन कुछ भारत में ही कुछ ऐसी चीजें जगह है जहां पे सीपीसी एक्सटेंड नहीं होता। तो मान लिया उन सिविल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट के थ्रू अगर सम्मन इशू करना हो तो फिर कैसे इशू होगा। या मान लिया बी सिविल कोर्ट है या रेवेन्यू कोर्ट है जो भारत के बाहर है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने उसको कंटिन्यू किया है ना, एस्टैब्लिश्ड किया है बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कोर्ट है। तो वो सिविल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट कैसे सम्मन इशू करेगी। या मान लिया कोई सिविल कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट है जो भारत के बाहर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देके उसको ये डिक्लेयर कर दिया है कि सीपीसी का प्रोविजन इस पे एप्लीकेबल होगा। तो ये कह रहे हैं कि summons and other process issued by ABC वाले कोर्ट may be sent to the courts in the territories to which this code extends and served as if they were summonses issued by such courts। यहाँ पे कह रहे हैं कि फिर क्या करेंगे ये तीनों कोर्ट कि उस कोर्ट में सम्मन भेजवा देंगे जिस कोर्ट पे सीपीसी एप्लीकेबल होता है, फिर वो कोर्ट जो है ऐसे उसको ट्रीट करेगी जैसे कि वो कोर्ट खुद सम्मन इशू करे, अकॉर्डिंगली वो कोर्ट सम्मन इशू करेगी। क्योंकि जिस कोर्ट पे सी के मुताबिक अगर हम बात, या ए के मुताबिक अगर हम बात करें, जिस कोर्ट पे सीपीसी एप्लीकेबल ही नहीं है, तो कैसे फिर आप क्या प्रोसीजर ऑप्ट करेंगे। सेक्शन 28 के तहत हमने पढ़ा, 27 के तहत पढ़ा कि 30 दिन के अंदर भेजना है, तो क्या कौन सा एक्ट उस पर एप्लीकेबल होगा सम्मन इशू करते टाइम, क्योंकि उस पर तो सीपीसी एप्लीकेबल ही नहीं है। तो इसीलिए वो कोर्ट एक ऐसे अपने आसपास के कोर्ट में भेज देगी जहां पे सीपीसी एप्लीकेबल है, और वो कोर्ट आगे प्रोसीड करेगी सम्मन के साथ। हाँ, तो ये हमारा हो गया फॉरेनर के केस में। ठीक है, अब कुछ इसेंशियल्स होते हैं सम्मन्स के जो हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, हालांकि ऑर्डर में जब आएंगे दोबारा बता दूंगा। ये कह रहे हैं कि सम्मन्स में जो डायरेक्शन है
कह रहे someone must contain a direction whether the date fixed is for settlement of issues only or for final disposal of the suit. सम्मन जब आप भेजेंगे तो उसमें होगा कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए है या फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट के लिए, क्या है उसमें आप ये भेजेंगे, सम्मन्स में लिखेंगे. अगर सम्मन्स मान लिया फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट के लिए है तो डिफेंडेंट अपने विटनेस, तीसरा इसेंशियल पार्ट ये है सम्मन्स का कि कोर्ट जो है सफिशिएंट टाइम देगी डिफेंडेंट को ताकि वो अपीयर हो सके और आंसर दे सके, जो भी व्हाटएवर द क्लेम हैज बीन पुट बाय द प्लेंटिफ, एक डेट फिक्स करेगी, है ना. ऐसा नहीं है, हमने आपको ये पढ़ाया है कि 30 दिन के अंदर सम्मन भेजना है, लेकिन ऐसा नहीं है कोर्ट कहेगी कि, होता है ना सम्मन जब इश्यू किया जाएगा तो कोर्ट लिखती है कि विद इन सो एंड सो टाइम, विद इन 15 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच सम्मन यू हैव टू अपीयर टू, ऐसे देती है. तो इसेंशियल एक सम्मन का ये होता है कि अगर आप इश्यू कर रहे हैं बीइंग ए कोर्ट, तो आप सामने वाले को इतना टाइम दीजिए कि वो अपने डॉक्यूमेंट कर सके. ये नहीं कि इतना बड़ा लंबा टाइम है, मतलब केस इतना बड़ा था, मैंने सम्मन भेज दिया, मैंने बोला 2 दिन के अंदर प्रोड्यूस करो, अपना रिटन स्टेटमेंट दो, आप आओ, ऐसे नहीं बोल सकता मैं सफिशिएंट टाइम उसको हमेशा दूंगा डिफेंडेंट को, तभी तो एक नेचुरल जस्टिस का फॉलो हो सकेगा, तभी तो ये कहा जाएगा कि हाँ भाई फेल्योर ऑफ जस्टिस नहीं है, सामने वाले को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो मैं कैसे फिर सम्मन्स का तो मतलब ही खत्म हो जाएगा ना. तो ये भी एक इस तरीके का इसेंशियल है. चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स आप ये कहते हैं कि सम्मन शैल कंटेन एन ऑर्डर टू द डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट्स इन हिज पोजीशन और पावर अपॉन व्हिच ही इंटेंड्स टू रिलाई ऑन इन सपोर्ट ऑफ. जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको मंगवाने हैं वो भी मेंशन आप कर दीजिएगा. डिफेंडेंट के पोजीशन में जो भी डॉक्यूमेंट कंटेन है, उसके सपोर्ट में जो भी कहना चाहता है अपने केस में, वो भी डॉक्यूमेंट वो लाए, ये भी आप सम्मन्स में लिखेंगे. ठीक है जी. तो ये कुछ बातें थी सम्मन से रिलेटेड. 29 हो गया हमारा. तो हमारा जो सम्मन से रिलेटेड सेक्शंस थे वो 27 से लेके 29 ही हैं. तो आज यहीं तक रहने देते हैं. सम्मन हमने पढ़ लिया, कल हम ऑर्डर इसी से संबंधित ऑर्डर पढ़ा दूंगा. ऑर्डर 5 पूरा खत्म कर लेंगे, ऑर्डर 16 पे खत्म कर लेंगे, तो सम्मन का प्रावधान हमारा प्रोविजन खत्म हो जाएगा. ठीक है. कोई भी इश्यू है इस टॉपिक पे, यू आर मोस्ट वेलकम. रिकॉर्डिंग में बंद कर दे रहा हूँ. थैंक यू सो मच.